हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पॉलिटी में कुछ आर्टिकल्स के ऊपर बात की थी, जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब आर्टिकल नंबर 19 को कंप्लीट करने के बाद विल बी मूविंग फर्दर, जिसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। अब ये आर्टिकल जो 20 है, ये कुछ पार्ट्स में भी है, इसके कुछ पार्ट्स भी हैं, सब क्लॉजेस भी हैं, उनको भी हम लोग जानेंगे पूरी तरीके से। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने आर्टिकल 19 की बात की थी और उसमें मैंने उस लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। नोट्स मेकिंग का मैंने एक आपको प्रॉपर फॉर्मूला बताया था कि यार इतना इजीली आप नोट्स कैसे बना सकते हो, हाउ टू मेक योर नोट्स ऐसा। क्योंकि आपको देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीएस पर्सपेक्टिव से, आई मीन टू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेंस पर्सपेक्टिव से, राइट। मैं आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स से पढ़ाना होता तो ये शायद अभी हम लोग आर्टिकल 20 तक ही नहीं पहुंचे होते, अभी तक हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके होते। बट हम लोग को कैसे पढ़ना है, हम लोग को मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो उसका आंसर राइटिंग करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की नीड होगी। और फिर अगर आपको रिवीजन करना होगा तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास टाइम कम रहेगा एंड आपके पास कंटेंट ज्यादा रहेगा। टाइम कम रहने की वजह से आपको पूरा रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हो, अगर आप लाइन बाय लाइन नोट्स बनाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ये चीजें कर पाओ, राइट। तो उसकी वजह से मैंने एक उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक पर्टिकुलर आइडिया भी दिया था कि किस तरीके से आप लेक्चर को अपने इतना क्रिस्प कर सकते हो कि आप प्रॉपर लेक्चर, मतलब 1 घंटे का लेक्चर मैंने सिर्फ एक स्लाइड में खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से जब आप नोट्स बनाओगे तब आप उसको रिवाइज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। उसके आगे आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये चीज अब समझ गए होगे। सो मूविंग फर्दर, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आर्टिकल नंबर 20। अब आर्टिकल नंबर 20 में क्या कहता है, देखो समझो इसको। ये क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। आप सोचो कभी जेल गए हो, ऑब्वियसली नहीं गए होगे एंड आई होप आप जाओ भी नहीं। ये क्या करता है, जो आर्टिकल 20 है ना, इट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, इट इज अ राइट अगेंस्ट कन्विक्शन। अच्छा, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको अरेस्ट करने से बचाता है? ऐसा कोई आर्टिकल है जो आपको अरेस्ट होने से बचाता है? नहीं सर, आपको अरेस्ट होने से कोई भी आर्टिकल नहीं बचाता है। इट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, इट प्रोवाइड्स थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। मैंने बताया था ना कि इसके कुछ सब क्लॉजेज हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। प्रोटेक्शन टू एन, किसके लिए? अब ये किसके लिए है? ये आपके इंडिविजुअल के लिए है या सिटीजन के लिए, मतलब सभी के लिए ओपन है या सिर्फ सिटीजन? टू इंडिविजुअल अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट कन्विक्शन। और अगेंस्ट किस चीज के लिए? और अगेंस्ट आपका जो भी आपकी कोरेसिव पावर्स रहेंगी कन्विक्शन के अगेंस्ट हमारा, और पावर्स ऑफ स्टेट। मान लीजिए स्टेट कोई भी आर्बिट्री एक्शन कर रहा है जिसमें आप जबरदस्ती आपको कन्विक्ट कर रहा है, तो ये सारे कुछ आपके पास अधिकार हैं जिसकी वजह से आप बच सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें अधिकार क्या है, आप अधिकार कैसा है इसमें, तो आप ऐसे समझिए आप कि इसमें आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है ना, ये एक सिंपल सी लाइन कहता है, और वो जो लाइन है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूं कि आपको वो लाइन समझाऊंगा, नहीं तो पढ़ना इज वेरी मच इजी। इट प्रोहिबिट्स, मतलब स्टेट इज प्रोहिबिटेड किस चीज के लिए भाई? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। अब ये क्या होता है सर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये क्या मीनिंग है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। आप ऐसे समझो, देयर वॉज अ इंसिडेंट नोन एज निर्भया केस। आप लोग को पता होगा इसके बारे में। हुआ क्या था, जब ये निर्भया केस हुआ था तो इसमें जो भी इन्वॉल्व थे लोग, जो भी लोग इन्वॉल्व थे,
इस पर्टिकुलर हीनियस क्राइम में, उसमें आप किस्मत देखो, मतलब पहले मैं विश्वास नहीं करता था, बट अब मैं विश्वास करने लगा हूँ कि यार होती है, किस्मत भी कुछ चीज़ होती है। सबको तो चलो सज़ा जो थी वो होने लगी, जो भी था सबके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसमें से एक अक्यूज़्ड ऐसा था, जिसमें क्या था, एक अक्यूज़्ड ऐसा था जिसकी जो एज थी वो 17 साल 11 महीने और कुछ दिन थी। मतलब 17 साल 11 महीने कुछ दिन, और इस वजह से कहा गया कि ही इज़ माइनर, वो माइनर है, और इसलिए उसको हम लोग माइनर की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? माइनर की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। आप सोचिए कि ये एक्सपोज्ड फैक्टो जो था, कैसा, मैं आपको एग्जांपल के तहत समझा रहा हूँ कि मतलब उसने इतना हीनियस क्राइम कर दिया, और उसके बाद भी वी आर ट्रीटिंग हिम एज अ माइनर। माइनर, और माइनर के लिए आपको पता है उस टाइम पे क्या था? माइनर के लिए क्या था? माइनर के लिए जो सजा थी वो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए थी, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए थी, एंड दैट टू इन अ डिटेंशन सेंटर, जहाँ पे सुधार गृह जिसे कहते हैं वहां पे, मतलब जेल में नहीं रख सकते आप, डिटेंशन सेंटर में रखोगे उनको, राइट? तो इस तरीके से मतलब वो तो लूप होल ही हुआ ना, 3 साल बाद तो वो बच ही जाता। वो जो हुआ वो उससे बात नहीं है, बट मैं अभी की बात बता रहा हूँ। तो इसमें ये आया कि नहीं सर, देखा गया कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। पब्लिक वॉज वॉन्टिंग कि भाई वो जो क्रिमिनल है उसने ऐसा एक्ट किया है कि दैट इज नॉट टू बी पार्डन, मतलब उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, जस्ट किल हिम। सबने बोला कि हैंग हिम, आप लोग उसको लटकाओ, उसको जो भी करना है करो, आपको लटकाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इसने जो क्राइम किया है दिस इज नॉट अ वेरी ऐसा क्राइम जो कि आप माफी के काबिल हो, माफी के काबिल था ही नहीं वो। तो जो जुडिशरी थी उसने भी सोचा कि यस डेफिनेटली इट विल सेट अप एन एग्जाम्पल, अगर इसको छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि भाई माइनर है, 10 दिन अभी बचे हुए हैं आपके मेजर होने में, 18 साल होने में आपको 10 दिन बचे हुए हैं, आपने कोई क्राइम कर दिया कमिट। ऐसे तो लोग हायरिंग भी करने लगेंगे ना। लेट्स से यू आर 17 ईयर्स ओल्ड, किसी ने हायर कर लिया, कि वो गया और उसने हायर कर लिया कि टेक दिस अमाउंट, 1 लाख रुपए लो, जाके मर्डर कर दो, और फिर जेल कितनी होगी? 3 साल ओनली। तो ये चीजें जो है ये बढ़ती जाएंगी। ऐसे तो एक पर्टिकुलर एक लूप होल बन गया जहां पे आप ये चीज कर सकते हो, कोई हायर कर लेगा, कोई भी कर लेगा, फिर उसके बाद बोलेगा मैं तो माइनर हूँ, 3 साल ही मैं रहूंगा जेल में। तो दिस वॉज नॉट वेरी गुड, दिस वॉज नॉट वेरी गुड। तो इस वजह से जो जुडिशरी थी उसने भी बोला कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। तो इसमें आया क्या? इसमें आया कि हम लोग इसको कैसा देंगे, इसको हम लोग कुछ दिन बाद ऐसे ट्रायल चलते रहे, और ये क्या हो गया? 18 का हो गया। मैंने बताया था ना 17 साल 11 महीने और कुछ दिन ही बचे थे, तो वो कुछ दिन बीत गए और अब ये 18 साल का हो गया। नाउ ही इज अ मेजर, अब वो 18 साल का हो गया, तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ अडल्ट, अडल्ट की तरह उसको ट्रीट करना था। लेकिन जानते हो हुआ क्या यहाँ पे? होता क्या है कि यहाँ पे एक बात आती है कि सर, जिस दिन ये क्राइम हुआ था, जिस दिन ये जो इंसिडेंट था ये हुआ था, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, आप उस दिन के लॉ के हिसाब से ट्रीट करोगे, ना कि जो नया लॉ बना है उस हिसाब से। सिंपली कहने का मतलब ये है कि उसके बाद से ये आ गया था, उसके बाद मतलब आगे चल के लॉ आया, बहुत सारे चेंजेस, मैंने बहुत क्रिस्प में आपको बताया, बहुत सारे चेंजेस आए, फिर एक लॉ भी आ गया कि वेदर यू आर माइनर और मेजर, अगर आपने कुछ भी ऐसा क्राइम किया है, कुछ भी ऐसा क्राइम किया है, दैट इज, अगर मान लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि एक 15 साल के बच्चे की मेच्योरिटी लेवल एक 30 साल के आदमी जैसी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो मेच्योरिटी आती है वो एज से नहीं आती है। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो, मेच्योरिटी डजंट कम्स विद एज, इट कम्स विद एक्सपीरियंसेस, राइट? इट कम्स विद एक्सपीरियंसेस। तो आप ऐसे समझिए कि हो सकता है एक 15 ईयर्स की जो बच्चा हो, उसकी जो मेंटल एज हो वो 30 ईयर के आसपास वाली हो, और एक 30 ईयर्स के इंसान की जो एज, वो मेंटल एज हो, वो कितनी हो? 10 साल के बच्चे जैसी हो। तो दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इस वजह से ये बोला गया कि भाई जो भी आप क्राइम करोगे उस हिसाब से हम आपको जज करेंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये बोला जाता है कि सर आपको आपको जजमेंट पास करनी है, कैसे? आपको जजमेंट सिर्फ और सिर्फ तब पास करोगे क्योंकि जिस भी दिन इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट जिस दिन हुआ था, उस दिन जो लॉ था, द डे ऑफ इंसिडेंट, और उस दिन जो लॉ था, उस दिन के हिसाब के लॉ के हिसाब से आपको इसको ट्रीट करना है, और उस दिन के लॉ के हिसाब से ही इज व्हाट, ही इज माइनर। तो ऐसे हमें करना होगा। सिंपल कहने का मतलब यह है मेरा, एक्सपोज्ड फैक्टो से मतलब कहने का है कि जो आपका लॉ होगा
वो लॉ कैसा होगा, वो आपका रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलेगा, राइट? वो क्या है, वो बैकवर्ड नहीं चलेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलेगा। इट इज अ व्हाट, इट इज व्हाट एक्स पोस्ट फैक्टो मींस, it means what legislation means enacting a law and giving it a retrospective effect। मतलब अब जैसे देखो क्या होता है, सिविल केसेस में ये चीजें पॉसिबल आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं, सिविल केसेस में ये चीजें पॉसिबल हैं, सिविल केसेस में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। मतलब जिस दिन क्राइम किया है उस दिन के हिसाब से जो भी कानून होगा वो अप्लाई होगा। अब चलो एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, मैं आज की डेट में पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट? मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी बात बोलता हूँ, बहुत सारी बातें मैंने बोली है होगी अभी तक, जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें बहुत कुछ मैंने बोला होगा, है ना? अब एग्जाम्पल, मैंने कल ही के लेक्चर में मैंने बात की थी अबाउट सम सिक्योरिटी पर्सनल्स, है ना? मैंने सिक्योरिटी पर्सोनल के ऊपर बात की थी, मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बात की थी। मैंने बोला था कि डेफिनेटली आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, बट उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं, राइट? वो लोग भी इन्वॉल्व हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क। हो सकता है 10 साल बाद ये आ जाए कि आप आर्मी को कुछ बोल ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड आर्मी। तो क्या अब 10 साल बाद मेरी इस वीडियो में बोले हुए चीजों के लिए मुझे 10 साल बाद अगर ये लॉ कोई आता तो उस टाइम सजा होगी? यार नहीं ना, क्योंकि जब मैंने ये बोला है तब तो ये कोई लॉ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इलीगल वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद ये वर्ड यूज करना इलीगल हो जाए। अगर ये वर्ड यूज करना इलीगल हो रहा है 10 साल बाद, तो ऐसा नहीं है ना कि अमन सिंह आपने 10 साल पहले ऐसा बोला था, आइए आपको सजा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज जब मैं ये बोल रहा हूं तब ये इलीगल नहीं है, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, राइट? राइट, अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा व्हाट इट मींस। इट मींस enacting a law and giving it a retrospective effect under article retrospective का मतलब होता है बैकवर्ड, backdated effect under article 20 clause 1, right? This is clear। मतलब no man shall be convicted and sentenced for an act which was not a criminal act at that time of commissioning। मतलब जब उसने कमीशन किया वो एक्ट, तब वो क्रिमिनल एक्ट नहीं था। लेकिन ये सिविल मैटर में नहीं होता, आप ऐसा समझना कि सिविल मैटर में ऐसा नहीं चलता, ये क्रिमिनल की बात हो रही है। अब क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिविल मैटर में बैकडेटेड में अप्लाई कर सकते हो, राइट? जैसे क्या था कि लेट्स से देयर वाज अ पर्सन हु डाइड 10 इयर्स अगो, मतलब पहले 10 इयर्स अगो नहीं, 10 इयर्स बैक, 10 साल पहले एक आदमी मर गया। उस टाइम पे ये लॉ था कि भाई जो फादर की प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, सन को मिलेगी। लेकिन अभी जो लॉ है वो सन एंड डॉटर दोनों को मिलेगी, राइट? अभी ऐसा है, तो आप इस पे क्लेम कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन क्लेम। जबकि पिताजी की हत्या का मतलब हत्या नहीं, पिताजी की डेथ कब हुई थी, 10 साल पहले। तो ये चीज जो है वो इस टाइम पे अप्लाई हो सकती है, राइट? तो ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। होप 20 क्लॉज 1 जो होगा वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। नो मैन शुड बी कन्विक्टेड ऑन अ एक्ट दैट हैज बीन डन, जब वो लॉ नहीं था, समझ रहे हो? दैट हैज बीन डन फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट एन क्रिमिनल एक्ट एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग। जब उसने वो कमीशन किया तब वो एक्ट क्या नहीं था, इलीगल नहीं था। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से ईटिंग चिकन आज की डेट में इट इज लीगल। बहुत सारे यार डेफिनेटली गवर्नमेंट के ही कुछ ना कुछ वो हैं, गवर्नमेंट के ही कुछ शॉप्स हैं। तो अब जैसे मैंने कई बार देखा है कि वो सरकारी वाली जो गाड़ियां आती हैं उस पर फिशेस की वो होती है, फिशेस बिकती हैं, मतलब फ्राइड फिश एंड ऑल वो बिकती है। तो मैंने ये गवर्नमेंट का देखा है। तो द थिंग इज, मान लीजिए कि आज की डेट में फिश आप बहुत आराम से खा रहे हो, लेकिन ऐसा है कि 10 साल बाद होता है कि भाई अब ना नॉनवेज इज बैन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले आपने खाया था और उसकी वजह से आपको कन्विक्ट कर लें कि नहीं आपने 10 साल पहले खाया, कैसे खा लिया था फिश, उसकी वजह से आपको नहीं। क्योंकि जब आप कर रहे हो ये काम, जब आप चिकन या फिश खा रहे हो तब इट इज नॉट बैंड या इट इज नॉट इलीगल, राइट? ये तो 10 साल बाद की बात हो रही है ना, आज की डेट में आया है लॉ, एंड आज अगर आप करते हो तब आप प्रॉब्लम में फंसोगे, लेकिन 10 साल पहले किया है तब नहीं।
राइट। सो दिस इज पर्टिकुलर क्या, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज अपना 1, राइट। ये चीजें आपको अब समझ में आ गई होगी। सो विद दिस विल बी मूविंग फर्दर एंड विल बी लुकिंग ऑन 20 क्लॉज 2। अब आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, इसको मैं पहले लिख देता हूं। इट स्टेट्स, देखो, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट, मतलब स्टेट इज प्रोहिबिटेड, स्टेट इज prohibited from practicing double jeopardy, अब ये सर जियोपार्डी क्या होता है, डबल जियोपार्डी क्या होता है, आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लास 6 में था मैं, अब वो ये बात मैं नहीं भूलता हूँ, क्लास 6 में था तो आई वॉज सिटिंग एंड डूइंग पेन फाइट खेला होगा ना, तो वही मैं खेल रहा था, मैं भी खेल रहा था, मस्त पेन फाइट वगैरह खेल रहे थे हम लोग। होता क्या है कि देयर टीचर केम एंड देयर वाज अ टीचर, शी केम एंड शी सेड हेलो गाइस सरप्राइज टेस्ट, और उसने सरप्राइज टेस्ट ले लिया। अब मैंने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं थी बिकॉज आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। मैंने क्या किया, उसने कुछ क्वेश्चंस दिए, मैंने पढ़ाई तो नहीं की थी बट मुझे पता था कि इसका आंसर कहाँ होगा। मैंने तुरंत ही अपनी बुक निकाल ली और बुक से मैंने आंसर देख के मैं लिखने लगा। लेकिन मैं इधर बुक से देख रहा हूँ और टीचर मुझे देख रहा है, मैं बुक में देख रहा हूँ, टीचर मुझे देख रही है, ऐसा हो गया। और शी कॉट मी। उस दिन मुझे पता लगा कि क्यों ये गलत है। एक्चुअली में शी डिडंट बीट मी, शी वॉश्ड मी। उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे धुल दिया पकड़ के पूरी तरीके से। और उसके बाद जब अच्छी तरीके से, मतलब पता नहीं उसने क्या देखा मेरे में, क्यों इतना मारा मुझे उस दिन, शायद मेरे अंदर अपने हस्बैंड का चेहरा देख रही होगी, उसने मुझे बहुत मारा उस दिन। और फिर जब मार लिया, अच्छी तरीके से मेरी धुलाई कर ली, उसके बाद उसने मेरे को डायरी मंगाई मेरी। मैं डायरी लेके गया एंड शी रोट इन दैट डायरी, उसने लिख दिया उस डायरी में टीचर ने कि योर चाइल्ड वाज फाउंड चीटिंग, प्लीज कम एंड मीट मी टुमारो। आपका बच्चा जो है चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, कल आके हमसे मिलिए। ठीक है, चलिए हो गया। मैं गया घर पे, फादर साहब थे, फादर साहब ने ये चीज़ें देखी, डायरी पढ़ी एंड उन्होंने भी ये चीज़ नोट देखा। अगले दिन वो आए, टीचर से मिले, फिर हम लोग घर गए साथ में और फिर वहाँ पे मेरी धुलाई हुई, फिर से मैं एकदम प्रॉपर, आई वॉज बीइंग वॉश्ड। ये सारी चीज़ें करते हुए मम्मी ने देखा, मम्मी ने आई, मम्मी तो यार बचा लेती है ना, मम्मी आई दौड़ के कि क्यों, क्या हुआ, क्यों मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। पिताजी ने सारी बातें मम्मी को बताई। आई गॉट थर्ड राउंड ऑफ वॉशिंग, मुझे तीसरी बार धुला गया। अब आप सोचो मैंने किया क्या था, मैंने किया था चीटिंग। और मैंने कितनी बार चीटिंग की थी, एक बार, और उसके लिए मुझे सजा कितनी बार मिली, 3 बार। मतलब एक बार चीटिंग करने की सजा वॉज 3 बार की धुलाई, राइट। एक बार चीटिंग किया और मुझे धुलाई कितनी बार हुई, मेरी 3 बार। तो उस टाइम तो मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी थी। अब आज आ जाए कोई ऐसा तो मैं उसको बताऊं कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने उस टाइम पॉलिटी पढ़ी होती तो डेफिनेटली मैं इस चीज को टैकल कर सकता था, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो टैकल नहीं की जा सकती हैं, राइट। सो हुआ क्या कि मैंने, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ था बिकॉज मुझे किसके बारे में नहीं पता था, 20 क्लॉज 2 के बारे में नहीं पता था, इस वजह से मेरे साथ गलत हुआ। अगर मुझे ये चीज पता होती तो डेफिनेटली मैं बच जाता, राइट। एक ही बार मेरे को धुलाई होती है एंड दैट्स इट, एक ही बार मैं मार खाता। लेकिन मैं एक बार चीटिंग किया, उसके बाद 3 बार धुलाई, मतलब एक बार गलती करो 3 बार मार खाओ, तो गलत है ना ये। सो ये चीज जो है ना, स्टेट इसी से प्रोहिबिटेड है। अब देखो यहाँ पे बात ये भी है कि वो मम्मी पापा हैं भाई, उनको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, राइट। लेकिन यहाँ पे स्टेट को आप रोक सकते हो। मान लीजिए आपने कोई भी गलती कर ली, राइट, कोई भी गलती कर दी है या कोई भी क्राइम कमिट कर दिया है, तो अब ये जो क्राइम अगर आपने कमिट किया है तो क्या होगा, क्राइम कमिट किया है तो उसके लिए सजा आपको एक ही बार होगी, सजा जो होगी वो एक ही बार होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्राइम कमिट किया उसके लिए आपको 2 या 3 बार सजा हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। मान लीजिए कि आपने ऐसा कोई किसी भी क्राइम, कुछ भी आपने क्राइम कर दिया, होता क्या है, उस क्राइम की वजह से क्या होता है कि आपकी नौकरी चली जाती है, योर जॉब लॉस्ट, होता नहीं है, जॉब लॉस्ट हो गई। और उसके बाद आपको क्या कर रहे हो, उसके बाद आपको जो सरकार है वो सजा दे रही है, जुडिशरी जो है उसने दे दी सजा, 14 ईयर्स इम्प्रिजमेंट, 14 ईयर्स की जेल हो गई आपको। तो आप, ऐसा नहीं है कि सर आप जाके क्लेम करोगे कि सर मुझे 2 बार सजा हुई है,
एक बार तो मेरी नौकरी छीन ली, दूसरी बार मेरे को 14 साल की जेल दे दी। नहीं, ये एक ही बार हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, मर्डर कर दिया और मर्डर के लिए आपके पास 14 साल की जेल हो गई और 14 साल के बाहर आते ही फिर कि आपको लो फिर से 14 साल की जेल, ये नहीं होगा। 14 प्लस 14 नहीं होगा, ये 14 प्लस 14 नहीं हो सकता। बट हाँ, एक बार तो आपको काटना ही पड़ेगा। दिस इज नोन एज डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी में बोल रहा था, आई एम सॉरी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डबल जियोपार्डी। मतलब कहने का इट मींस नो पर्सन PRS1 yes shall be punished more than once in the court of law। मैंने बोला था ना, कोर्ट ऑफ लॉ में एक से ज्यादा बार नहीं, सिर्फ कितनी बार मिलेगा आपको, एक ही बार सजा मिलेगी। इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर कमिशनिंग ऑफ सिंगल ऑफेंस। एक ऑफेंस कुछ किया है तो उसके लिए एक ही बार सजा मिलेगी। जैसे मेरे साथ हुआ था, वो चीज नहीं होगा कि एक बार चीटेंगी 10 बार मार खा रहा हूं। हो सकता है भाई मेरे घर में 20-25 लोग होते तो मैं उतनी बार मार खाता। अच्छा हुआ उस टाइम मम्मी पापा और मैं ही थे, राइट। तो ये चीजें हैं, राइट। सो दिस इज टोटली अंडरस्टूड बाय यू। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, राइट। व्हाट इज डबल जियोपार्डी? किसी एक ऑफेंस के लिए आपको 2-3 बार सजा नहीं, सिर्फ एक बार ही। कहां पे? कोर्ट ऑफ लॉ में। ये चीज याद रखना, कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, राइट। सो विद दिस वी हैव आल्सो कंप्लीटेड अपना आर्टिकल 20 क्लॉज 2। लेट्स मूव टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब ये क्या कहता है? ये भी आर्टिकल बहुत मजेदार है। ये क्या कहता है? स्टेट इज प्रोहिबिटेड। अभी आपको समझाता हूं, पहले ये समझ लो। स्टेट इज क्या? प्रोहिबिटेड फ्रॉम व्हाट? जस्ट अ सेकंड, आई थिंक दिस पेन इज गेटिंग थोड़ा खराब। फ्रॉम कंट्रोलिंग, कंपेलिंग, फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल to give self incriminating एविडेंस। आपने कभी सुना है कि आपने सुना होगा? अच्छा ये बताओ, पुलिस जो है वो कौन सा डिग्री का टॉर्चर अलाउड है? कितने डिग्री का टॉर्चर अलाउड है? कितने डिग्री तक टॉर्चर अलाउड है? पुलिस के द्वारा जब किसी को उठाया जाता है या किसी को लेके जाता है किसी भी इंटरोगेशन के लिए, तो कितने डिग्री तक का टॉर्चर जो है वो अलाउड है? सर एक भी नहीं, 0 डिग्री, कोई भी ऐसा टॉर्चर वगैरह अलाउड नहीं है। बस उसमें बोला है कि आप रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट टॉर्चर देम। ठीक है, वो तो भाई रीजनेबल फोर्स की डेफिनेशन नहीं दी गई है, इस वजह से कुछ भी चल रहा है। बट देयर इज अ थिंग जिसमें ये चीज है मेंशन, यू कैन ओनली यूज रीजनेबल फोर्स। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से आप वो कोमा में चले जाए, राइट। दिस इज अ थिंग। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत बार ऐसा होता है, कन्विक्शन या किसी भी एक ऐसे शक के आधार पे लोग उठा लेते हैं और उसके बाद इतना मारते हैं कि देयर वाज अ पर्सन, मैं आपको बताता हूँ, देयर वाज अ ऑटो रिक्शा ड्राइवर केस मैंने पढ़ा हुआ था अभी 2-3 years बैक। वो केस पढ़ा था, उसमें ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, ही वॉज बीटन इतना ज्यादा हार्शली ना कि वो चल भी नहीं पा रहा था, और बाद में पता लगता है कि ही वॉज नॉट इन्वॉल्व देयर। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी आती है, तो इट इज प्रोहिबिटेड। मतलब, और वो क्यों मारा गया होगा? बिकॉज कि भाई आप दो अपने खिलाफ एविडेंस, भाई तू मान इसको कि तूने ही किया था। कोई भी आपका ऐसा कोई ऑफेंस है जहां पे ऐसा लग रहा है कि आप पाए गए हो, वहां पे आपकी कोई भी प्रेजेंस हो सकती है, तो फिर यू कैन नॉट बी कंपेल्ड कि आप खुद का एविडेंस खुद दो। कि जैसे पुलिस में जो भी आप देते हो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, पुलिस में कोई भी स्टेटमेंट देते हो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देयर वाज अ पर्सन नोन एज अब्दुल करीम तेलगी। इसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ही वॉज इन्वॉल्व इन स्कैम एंड दैट वॉज स्टैम्प पेपर स्कैम। स्टैम्प पेपर स्कैम में क्या होता है ना कि ये करता क्या था,
ही वाज प्रिंटिंग फेक स्टैम्प्स। स्टैम्प पेपर होता है, फेक स्टैम्प पेपर ये प्रिंट करता था। कैसे प्रिंट करता था, किस तरीके से भाई, देखो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 10 रुपीज, और बेच कितने में रहा है, 5000। बड़े बड़े स्टैम्प पेपर, तो ये बहुत ज्यादा, और लेकिन डेफिनेटली इट कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी ब्यूरोक्रेट एंड ऑल। किसी भी अंदर के आदमी के हेल्प के बिना तो ये हो नहीं सकता था। तो जब ये पकड़ा गया तो कोर्ट ने इससे पूछा, बताओ भाई कौन कौन इन्वॉल्व था। इसने बोला, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कोई इन्वॉल्व था मैंने तो नहीं देखा, मैं तो खुद मैं भी इन्वॉल्व था, ये भी मुझे नहीं पता। तो कोर्ट ने बोला कि अच्छा तुम्हें नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, वी विल डू योर व्हाट, वी विल डू योर नार्को टेस्ट। हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे, नार्को टेस्ट करेंगे, और नार्को टेस्ट के आधार पे हम लोग जो होगा करेंगे। तो ये जो अब्दुल करीम तेलगी था उसने बोला, नहीं नहीं सर, यू कैन नॉट डू माई नार्को टेस्ट। कोर्ट ने बोला, क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने बोला, बिकॉज सर मेरे पास ना 20 क्लॉज 3 है, 20 क्लॉज 3 है। तो उन्होंने बोला, उससे क्या मतलब है। तो इसने कहा कि सर यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंपेलिंग मी, मुझे आप कंपेल नहीं कर सकते कि मैं अपने ही खिलाफ कोई एविडेंस दे दूं जिससे आप मेरे को सजा दे दो। तो कोर्ट ने, पता है, बहुत अच्छी लाइन बोली। कोर्ट ने बोला कि अब देखो भाई, क्या हो रहा था कि उस केस में किसी का नाम ही आगे नहीं आ रहा था। अब्दुल करीम तेलगी को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद किसी का नाम ही नहीं आ रहा है सामने, तो केस जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है अब्दुल, डोंट वरी, वेरी नाइस, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हुए हैं, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करेंगे। हम तुम्हारा नार्को टेस्ट करेंगे, और उस नार्को टेस्ट के बदौलत, उस नार्को टेस्ट के हेल्प से पता है क्या करेंगे, सिर्फ केस को आगे बढ़ाएंगे। तुम नार्को टेस्ट करोगे, नार्को टेस्ट से क्या होगा, नार्को टेस्ट से जो भी इसमें ऑफिसर्स या जो भी गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व होंगे, जो भी अंदर के लोग इन्वॉल्व होंगे, उनका नाम सामने आएगा, और उनके बाद हम क्या करेंगे, केस को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे नार्को टेस्ट के बेस पे हम लोग किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे, हम लोग कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे तुम्हें सजा हो, या कुछ भी, कोई भी एंड गोल तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब नतीजे तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। लेकिन क्या होगा उससे, तुम्हारे नार्को टेस्ट कराने से हम एविडेंस और लेके आ सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, केस को आगे बढ़ाएंगे। और नार्को टेस्ट हुआ, बहुत सारे लोग नाम सामने आए और केस आगे बढ़ा। तो दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब आपको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आप इसमें वो करें, लेकिन अगर केस बढ़ाना है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट, देखो आप जो कह रहे हो ना, उसके बेस पे आपको सजा नहीं हो सकती, या उसके बेस पे कोई भी जजमेंट नहीं पास किया जा सकता। डेफिनेटली उसके उसमें आप और सारे एविडेंस जोड़िए, बहुत सारी चीजें मिलाइए, तब हो सकता है आपको कर लो। लेकिन सिर्फ आपने बोला कि हाँ मैंने किया था मर्डर, और वहां जाके मुकर गए, नहीं नहीं मैंने नहीं किया था, तो इस बिना पे कोई भी जजमेंट पास नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आपने बोला हाँ मैं वहां अवेलेबल था, मैं वहां पे था, तो इससे क्या होगा, केस आगे बढ़ा। अब आप अवेलेबल थे तो आपसे इंटरोगेशन हुआ, थोड़ी बात आपसे पता लगी, और भी चीजें पता की, मेरे दोस्तों से बात की गई कि हाँ इस दिन मैं कहाँ था, वो पता किया, तो केस क्या हो रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, और एट द एंड हम क्या पहुंचेंगे, एक जजमेंट पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये चीजें समझ में आ गई। तो कोई भी नो मतलब स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल टू गिव सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, अपने खिलाफ कोई एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। जैसे पुलिस देखो करवाती है ना कि भाई साइन कर यहाँ पे कि तू नहीं किया था, उस टाइम साइन कर दो, कोर्ट में जाके मना कर दो अगर ऐसा नहीं किया है तो, क्योंकि उस टाइम मार खाने से बच जाओगे ना। सो दिस इज अ थिंग, बट दिस इज समथिंग जो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये चीज है, देखो पुलिस इज नॉट बैड, पुलिस ने गलत वाले ऐसे कन्विक्ट नहीं करती है, बट डेफिनेटली द थिंग इज दिस ओनली कि आपको किस तरीके से पता होना चाहिए कि भाई स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ ओनली, राइट। सो दिस इज योर पर्टिकुलर थिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 20। होप आपको ये प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो विल बी मूविंग फर्दर, एंड वी विल बी डूइंग व्हाट, वी विल बी गोइंग टू आर्टिकल नंबर 21A। अब देखो आर्टिकल 21 मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, रीजन बीइंग आई विल बी टेकिंग सम टाइम, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम नीडेड होगा। आई मीन टू से, क्योंकि उसमें काफी चीजें, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब चीजें थोड़ी सी हैं जिसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस वजह से आई विल बी गिविंग यू अ बेस्ट लेक्चर, मतलब बेस्ट इन द सेंस आई विल बी गिविंग यू 1 गो का लेक्चर, जिसमें मैं मिस ना करूं उसको। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर की, 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है चला जाए, बट डेफिनेटली उस लेक्चर को इस वजह से मुझे बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कहीं भी फ्लो टूटा तो फिर वो चीजें मिस हो जाएंगी, राइट। सो आई विल बी ट्राइंग मेकिंग दैट लेक्चर लाइक दैट ओनली, एक गो में बनाने का, इस वजह से आई एम टीचिंग यू थोड़ा सा अलग अलग चीजें। Let's move to another article, and that article is what, article number 21A।
अब आर्टिकल 21A क्या कहता है, ये भी बड़े मस्त चीज है। आर्टिकल 21A क्या कहता है, इट गिव्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसको, अगर आपकी एज कितनी है 16 से 14 के बीच, तो आप क्या हो, फ्री एंड एजुकेशनल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के क्या हो भाई, एलिजिबल हो। लेकिन अबे होता क्या है, होता क्या है इसमें, देखिए सिंपल सी चीज ये है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है क्या, क्यों मिलनी चाहिए। अब ये भी देखना होगा कि ये किसके लिए अवेलेबल है, क्यों मिलनी चाहिए एंड किसके लिए अवेलेबल है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये सारे जो आर्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, मैं जल्दी जल्दी इसको ओवर करूंगा एंड वील बी स्टार्टिंग जल्दी जल्दी से, राइट। मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल था वो मैंने आज का कंप्लीट कर दिया आपको, सो इट इज अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स आई गेस। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपको मिलेगी अगर आपकी एज क्या है 6 से 14 साल के बीच की है, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब आप ऐसे सोचिए कि ये कैसे होगा, ये अभी पहले नहीं था, ये पहले था नहीं, ये बाद में ऐड किया गया। और ऐड किसके थ्रू किया गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था, 2002 में, 2002 के थ्रू ये ऐड किया गया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये ऐड किया गया था। मतलब ये क्या करता है, ये एनफोर्स करता है स्टेट को, इट कैन बी एनफोर्स्ड अपॉन स्टेट कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये देखो भाई, इट कैन बी, सिंपली लिखो, इट कैन बी एनफोर्स्ड अपॉन स्टेट, ये स्टेट पे एनफोर्स किया जा सकता है। लेकिन 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 एक चीज समझो, अब आप ऐसे बताओ, स्टेट पे तो एनफोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो माँ बाप ही नहीं चाह रहे हैं तो कैसे जाएगा बच्चा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे जा ही नहीं रहे, स्टेट भी क्या कर लेगा इसमें। सो वी फॉर दिस वी हैव व्हाट, वी हैव अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज अ ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट या गार्जियन, क्या, टू गिव हिम अ दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्जियन ऑल्सो कि भाई उसको भेजो, चाहे वो 6 से 14 साल के बीच के बच्चे की एजुकेशन होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज है, और इसीलिए हमने क्या ऐड किया था, इसीलिए हमने फंडामेंटल, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, FUNDAMEN, फंडामेंटल ड्यूटी, और वो कौन सी थी, 51K, राइट, 51A के, 51 सब क्लॉज के, फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल नंबर 51A के। ये जो है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि भाई इट इज अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट की जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो जाएं, पढ़ें, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का लाभ उठाएं। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट या गार्जियन टू सेंड देयर चाइल्ड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ ही इज ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। समझ गए। तो ये आपके स्टेट के ऊपर तो कंपल्शन ही है, लेकिन साथ में ड्यूटी है किसकी, पेरेंट या गार्जियन की भी ड्यूटी है भाई, आपको भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए, राइट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग अबाउट आर्टिकल 21 क्लॉज ए। 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको क्या मिलना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें ये किसके लिए, ये सिटीजन के लिए है या सबके लिए, दिस इज फॉर सिटीजन ओनली और एनी बच्चा। भाई बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। सो दिस इज अवेलेबल टू ऑल अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए है। अब सोचो आपकी अगर माँ बाप क्रिमिनल हैं, इसमें बच्चे की क्या गलती है, इसमें बच्चे की कोई गलती है नहीं ना, ही इज नॉट अ क्रिमिनल, उसको तो मिलनी चाहिए ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। रोहिंग्याज आप देख लो, दे आर व्हाट, रोहिंग्याज जो है वो कहाँ पे, वो क्या है, वो घुसपैठिए ही तो है एक तरीके के, बट उनके बच्चों को क्या एजुकेशन नहीं मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, वी आर गिविंग देम एजुकेशन, राइट। सो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। इट इज अवेलेबल टू ऑल एंड इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज के of every parent and guardian to send their, yeah, to give their child if he is of age group 6 to 14 a free and compulsory education, and it is a duty, it is what, it is enforced upon states
कि भाई आपको अपने यहाँ जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, राइट। अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था, मिस्टर योगी, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, वो एक बच्ची से मिलते हैं, एंड दैट बच्ची, छोटी सी बच्ची थी वो, और उसकी डेफिनेटली एज ग्रुप वॉज 6 to 14 के बीच में ही थी उसकी एज। शी आस्क्ड हिम टू, मुझे एडमिशन करवा दीजिए, एंड ही तुरंत, उन सीएम साहब ने तुरंत बोला कि हाँ भाई इनका एडमिशन कराइए तुरंत, और वो डेफिनेटली इसी के तहत होगा, इसी के तहत होगा। शी वॉज यूजिंग आर्टिकल 21 क्लॉज ए, उसने अपने अधिकार का यूज किया, उसके पास जो भी फंडामेंटल राइट थी आर्टिकल 21 क्लॉज ए की, उसने, उस लड़की ने, छुटकी सी बच्ची ने यूज किया, एंड वो जो सीएम थे हमारे, उन्होंने भी इसको एनफोर्स किया। सो दिस वाज अ थिंग। यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने एक नाम इसने रखा बात, और यहाँ पे स्टेट ने उसको एनफोर्स किया, राइट। सो दिस वाज थिंग जो हमने अपना आर्टिकल 21 ए के तहत देखा। तुरंत ही वो, उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली वे में उससे बात किया, देन ही ऑर्डर्ड, आई गेस कोई एक ऑफिसर ही थे उनके पीछे, उन्होंने भाई इसका एडमिशन देखिए आप तुरंत, इनका एडमिशन तो इसी के तहत होगा, एडमिशन इसी के माध्यम से होगा। 21 ए का यूज उस बच्ची ने किया, और 21 ए का एनफोर्समेंट सीएम ने किया। सो दिस वाज अ पर्टिकुलर थिंग जो कि हमें जानने की नीड थी 21 ए में, राइट। अब लेट्स मूव अपना आर्टिकल नंबर 22 के ऊपर, आर्टिकल नंबर 22 के ऊपर। अब दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछता हूं आपसे एक, which is a fundamental right against arrest, which is a fundamental right against arrest। अरेस्ट के अगेंस्ट आपको कौन सी फंडामेंटल राइट मिलती है सर? सर कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है अगेंस्ट अरेस्ट, नो एफआर इज अगेंस्ट अरेस्ट। कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जो आपको अरेस्ट होने से बचा ले, राइट। मतलब इन द सेंस, अरेस्ट के अगेंस्ट आपके पास कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन अगर आप अरेस्ट हो गए तो कुछ प्रोटेक्शंस आपको मिलती है। वो दिया है किसमें? आपके आर्टिकल 22 में। यू हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यू हैव व्हाट, यू हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। आपके पास कुछ प्रोटेक्शन है किसके विरुद्ध? दिस अरेस्ट। अब जैसे वो प्रोटेक्शन भी 3 पार्ट में है। मान लीजिए अब अरेस्ट करने आए तो आप क्या मांगोगे भाई उनसे? आप अगर मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे उनसे? क्या मांगोगे कि सर वारंट? नहीं सर, कभी कभी वारंट भी नीड नहीं होता है। वारंट नहीं, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि हाँ वारंट लाया, वारंट लाया, हाँ ये ले वारंट लाया ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले उनसे बोलिए रीजन क्या है सर, आप मुझे अरेस्ट कर क्यों रहे हो, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? और अगर वो आपको रीजन नहीं बताते हैं देन दे आर वायलेटिंग व्हाट, आर्टिकल 22। अगर वो आपको रीजन नहीं बता रहे हैं देन दे आर वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 22। तब वो क्या वायलेट कर रहे हैं? आर्टिकल 22 को वो वायलेट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसको पार्ट वाइज पार्ट आपको प्रॉपरली समझा दूंगा, राइट। ये जो अपना आर्टिकल 22 है ये 3 राइट जो है उसको कन्फर करता है, 3 राइट्स को कन्फर करता है आपके, राइट। जैसे डिटेंशन हो गया, इन सब के ऊपर ये आपको जो आपका पर्टिकुलर थिंग है उसके ऊपर ये क्या करता है, डिटेंशन एंड ऑल के ऊपर प्रॉपरली ये दिखाता है, अपना अधिकार दिखाता है कि हाँ कुछ तरीके की इनकी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इसको देख लेंगे इन द सेंस दिस, राइट। अब इट एक्सटेंड्स इट्स प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग एन अरेस्ट। क्या है? एक्सटेंड्स इट्स protection to individual during arrest, या आप कह रहे हो डिटेंशन, राइट। लेकिन ये फंडामेंटल राइट आपको अरेस्ट के अगेंस्ट नहीं देता, ये क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है भाई, प्रोटेक्शन आपको दे देगा। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, इट कन्फर्स 3 राइट्स, आपको 3 राइट्स देता है किसी इंडिविजुअल को कि जब आप अरेस्ट हो जाओ, अगर आप अरेस्ट हो जाते हो तो आपको 3 राइट्स देता है। इफ यू हैव बीन अरेस्टेड तो आपको क्या करेगा? ये 3 राइट्स देगा। और वो 3 राइट्स क्या है वो हमें पढ़ना है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखिए, पहला मैंने आपको बताया कि रीजन। भाई अगर आप कोई भी पर्सन ऐसा है जो क्या हो रहा है, जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है, ही शैल बी
ही शैल नॉट बी इन अ कस्टडी विदाउट इन्फॉर्मिंग द ग्राउंड्स। भाई सबसे पहले तो रीजन बताना होगा, आप उसको कस्टडी में नहीं ले सकते हो बिना रीजन बताए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, रीजन बताना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप किस रीजन पे, किस बिना पे इसको अरेस्ट कर रहे हो, ग्राउंड क्या है अरेस्ट का। तो ही, और दूसरी चीज क्या है इसी में, प्लस ही इज एंटाइटल्ड टू कंसल्ट लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, लॉयर ऑफ हिज, और पैसा नहीं है ना अगर आपके पास लॉयर हायर करने का, तो सरकार आपको लॉयर देगी। जैसे कसाब के केस में, कसाब का केस याद है, कसाब के केस में एक लॉयर था जो सरकार की तरफ से दिया गया था, लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये भी कहा था कि भाई देखो ऐसा है कि वो अरेस्ट तो हो ही रहा है, तो अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू इन्फॉर्म एनी पर्सन अबाउट हिज अरेस्ट। किसी को भी अरेस्टेड पर्सन जो होता है वो किसी को भी कॉल करके बता सकता है, आप उसको कॉल करने दीजिए कि भाई मैं अरेस्ट हो गया हूं, किसी को भी, वो फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, मदर, फादर जो हो, वो कोई भी हो सकता है, वो उसको बता सकता है, ही कैन कॉल देम, ही हैज अ राइट टू इन्फॉर्म एनी पर्सन अबाउट अरेस्ट, अबाउट हिज अरेस्ट। तो ये चीजें हम लोग ने देखी, मतलब ये चीजें हमने देखी। पहला तो रीजन बताइए, दूसरा रीजन तो आपने बताया, उसके पास एक और राइट है कि वो अपने किसी लॉयर को, ही इज एंटाइटल्ड टू कंसल्ट अ लॉयर, वो उसको लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। एंड लॉयर को कंसल्ट कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसको कॉल करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉल करने दीजिए कि वो अपने किसी को भी बता सकता है कि भाई हम अरेस्ट हो गए हैं, जस्ट डू दिस एंड दिस, जो भी है। दूसरा, सेकंड, अब देखिए जो अरेस्टेड पर्सन होता है ना, उसको प्रोड्यूस करना चाहिए आपको, यू शुड प्रोड्यूस हिम बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। कई बार देखो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 10-10 साल से जेल में है, 10-10 साल से, बट दे हैव नॉट बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने तक नहीं गए। क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, अब यहाँ से जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया, तो वहां से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मजिस्ट्रेट की है, वो जुडिशियल कस्टडी में देगा। पहले कहाँ पे थे, पहले थाने के जेल में थे, थाने में जो सेल बनी होती है उसमें थे, उसके बाद वहां से सीधा चले जाओगे जुडिशियल कस्टडी, मतलब जेल, जो प्रॉपर जेल होती है वहां पे। अब वहां पे कुछ दिन रहोगे, जुडिशियल कस्टडी ली जाती है, वहां पे कुछ दिन रहोगे। अब जब भी पुलिस को अगर कोई इंटरोगेशन करनी है, तो वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वहां पे परमिशन लेंगे कि सर हम जाके ये कर लें, तो वो परमिट करेगा तभी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मजिस्ट्रेट की। तो पहले वो जाके क्या लेंगे, पहले वो जाके आपकी परमिशन लेंगे कि हम इंटरोगेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज अ थिंग। तो दूसरा क्या है कि आपको 24 आवर्स के विद इन आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। मान लीजिए कोई यहाँ से केरला में पकड़ा गया है एंड यू आर इन यूपी, तो 24 आवर्स का जो टाइम जो लग जाएगा ना उसको यहाँ से लाने में, तो वो थोड़ी ना माना जाएगा। तो एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी को हटा के 24 आवर्स के अंदर उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, और नहीं हो रहा तो दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22, राइट। नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन अ कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड विच वॉज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने बोला ठीक है इसको 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में डाल दो, जुडिशियल कस्टडी में डाल दो, लेकिन आपको क्या हुआ, 10 दिन के लिए रख दिया गया। ऐसा नहीं कर सकते। 5 दिन के बाद अगर कोई नोटिस नहीं है तो फिर आपको क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आप फ्री हो, राइट। तो जितने दिन मजिस्ट्रेट ने बोला है जुडिशियल कस्टडी का, उतने दिन ही रख सकते हो, उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड। अभी इसमें बताऊंगा, इसमें कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें भी हैं। कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ विच was authorized, which was by magistrate। भाई मेरी राइटिंग के लिए आई एम रियली सॉरी, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस सिंपल सी बात मेरा ये है, राइट। ये चीजें हो गई। अब देखो
ये जो राइट्स हैं, ये जो मैंने तीनों राइट्स वगैरह ये सब आपको बताया, ये किसके लिए अवेलेबल है सर? ये देखो, पहली बात तो ये राइट्स हो गए, ये इंडिविजुअल हो गए, ये फॉरेनर्स हो गए, ये इंडियंस हो गए, राइट, ये फॉरेनर्स हो गए। इसमें एक आ गया एनिमी, एक आ गया फ्रेंड। अब मुझे बताओ कि हमारा एनिमी कौन है इस टाइम पे? पाकिस्तान, चाइना, कौन है एनिमी? बांग्लादेश? सर हमारा एनिमी इस टाइम पे कोई नहीं है। एनिमी डिक्लेयर किया जाता है, एनिमी कंट्री को डिक्लेयर किया जाता है कि दिस इज अ एनिमी कंट्री, राइट, दिस इज अ एनिमी कंट्री, ये डिक्लेयर किया जाता है। जब वॉर हो रही थी तब पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इंडिया ने डिक्लेयर किया कि नहीं, राइट, तो इस पर डिक्लेयर किया जाता है कि दिस इज अ एनिमी कंट्री, ऐसे। तो दिस राइट इज नॉट अवेलेबल टू, नॉट अवेलेबल टू, किसके लिए अवेलेबल नहीं है? एनिमी एलियंस के लिए। एनिमी एलियंस इन्हीं को कहा जाता है, एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस या पर्सन किसके किसको अवेलेबल नहीं है? या तो वो एनिमी एलियन हो, किसी एनिमी कंट्री जिससे वॉर चल रही हो वहां का कोई सिटीजन हो, उसको अवेलेबल नहीं है ये सारी राइट्स। या तो किसको नहीं है? जो भी पर्सन आपका अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है। मतलब ये शक था कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, है ना, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी। या क्या हो गया? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट, कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट। ये क्या है? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इसमें आपको डिटेन किया जा सकता है और ये सब आपको नहीं अवेलेबल होगा। ये जो राइट्स थे ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है अगर आप इनके तहत अरेस्ट किए गए हो या डिटेन किए गए हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि थ्रेट है, ऐसा कुछ थ्रेट है जिसमें लग रहा है कि आप कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हो, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं की जाएंगी, राइट। तो वहां पे ये चीज करने के लिए ये सारे चीजें बनाई गई हैं। होप ये चीजें अब आपको क्लियरली एक्सप्लेन मैंने कर दी है, आपको समझ में भी प्रॉपरली अब आ गई होगी, राइट। सो अगर ये समझ में आ गया है तो वी विल बी मूविंग फर्दर एंड वी विल बी डूइंग व्हाट, वी विल बी लुकिंग ऑन आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 1। आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 1, ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है and this is a very easy article also. It is what it prohibits traffic in human being, beggar या other form of forced labor। ये क्या करता है? ये भाई प्रोहिबिट करता है किस चीज के लिए? ट्रैफिक इन ह्यूमन करता है, बेगर और कोई भी अगर फोर्स्ड लेबर है तो उसको क्या करता है? ये बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। लेकिन आपको पता है ओडिशा वगैरह में कुछ जगह है जहाँ पे लोग क्या कहते हैं, जॉब्स वगैरह की ये हालत है कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे बंधुआ मजदूरी जिसे हम कहते हैं, इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बंधुआ मजदूरी जो है, लोग वहाँ करने के लिए रेडी हैं। वो लोग खुद बोल रहे हैं विलिंगली कि भाई मुझे ये करवा लो, आप मुझे रख लो, मुझे रोटी दे देना शाम में सूखी, बस सिंपल। वो लोग ये कह रहे हैं, लिटरली ऐसी चीज। तो आज की डेट में भी ये हो रहा है, बट दिस इज बैंड। अगर मैं आपको एजुकेशन वाइज ही पढ़ा रहा हूँ भाई तो डेफिनेटली। अब देखो क्या होता है ना, देयर वाज अ प्लेस इन उत्तराखंड। अब सोचिए हुआ क्या था। आई डोंट नो हु वाज कल्प्रिट इन दैट। वो पेरेंट्स कल्प्रिट थे जिन्होंने ये काम किया था, बेच दिया था, या वो पर्टिकुलर पर्सन। एंड अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज सो रॉन्ग, लिटरली सो रॉन्ग। हुआ क्या था कि उत्तराखंड में देयर वाज अ कार, सेंट्रो कार आपने देखा है? सेंट्रो कार की जो डिक्की होती है उसको देखा है ना, कितना छोटा है। अगर सेंट्रो कार में पूरी 6 लोग बैठ जाए ना तो वो कार एकदम, मतलब उसमें कम पड़ जाए जगह। आपको पता है सेंट्रो कार की डिक्की में 16 बच्चों को ट्रैफिक किया जा रहा था, 16 बच्चों की स्मगलिंग या कुछ ऐसा करा जा रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा था। और आपको पता है उनके मुंह पे पूरा ब्लैक कलर से पेंट पोत दिया गया था, लगा दिया गया था, सो दैट वो लगे कि वहां पे मैट है, वो मैटिंग है। वो बच्चों को पूरा कलर कर दिया गया था ब्लैक कलर से, सो दैट उनको लगे कि वो मैटिंग है। 16 बच्चे उस डिक्की में, 16। अब जिन पेरेंट्स ने वो बच्चों को बेचा था या उसने कहीं से चुराए थे वो बच्चे, दिस इज वेरी मच
हीनियस क्राइम जिसे हम कहेंगे भाई, डेफिनेटली, है ना। पर कोई भी आपसे, मतलब सिंपल सी बात, ये कोई आपसे जबरदस्ती काम करा सकता है? हाँ सर, करा सकता है। जबरदस्ती कौन करा सकता है आपसे काम? सरकार। आपसे गवर्नमेंट जो है वो जबरदस्ती काम करवा सकती है। जबरदस्ती इन द सेंस कैसे, क्यों, ये किसमें दिया है? आपसे जबरदस्ती काम कौन करवाएगा? 23 क्लॉज 2 में दिया है ये। और इसमें क्या दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपसे जबरदस्ती काम भी करवाएंगे। एग्जाम्पल, कोरोना का पीरियड था, उस टाइम पे मान लीजिए सारे डॉक्टर बोलते हैं कि हम रिजाइन कर रहे हैं, हमने रिजाइन कर रहे हैं हम, तो आपको गवर्नमेंट क्या कहती है? आप रिजाइन कर रहे हो, कर दो, लेकिन काम पे आना पड़ेगा। रिजाइन करने के बाद भी सैलरी मिले या ना मिले, आपको काम पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है? एडवर्स है, कंडीशन जो है वो एडवर्स है, इस वजह से आपको काम पे आना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसलिए आप अभी काम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। रिजाइन वगैरह आपको करना है, बाद में करना, कर लो रिजाइन, लेकिन आना फिर भी पड़ेगा, राइट। पैसे मिले या ना मिले, आप छोड़ नहीं सकते हो, काम आपको करना होगा। और ये कौन कौन करवा सकता है? ये आपसे गवर्नमेंट करवा सकती है। और यही हमारा दिया है किसमें? आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में। इसको अब आप रीड करना। होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। सो अगर ये चीज समझ में आ गया है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन प्लीज कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। मैं आपको प्रॉपरली वो एक्सप्लेन कर दूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर। डेफिनेटली विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे हेल्दी।